वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 12 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स की बोरिंग जिंदगी से, जिस पर नानामी कहते हैं अपनी नाकामियों पर गुस्सा होना या चिढ़ना उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बजाय उसके वो सामना करना चाहते हैं उस बुराई का जिसके वजह से वैसा हो रहा है। जिस सबको सोचते हुए बढ़ते अपने साथी के पास जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और अब आगे क्या होगा वहाँ वो जानने से पहले हम बढ़ते हैं मई की तरफ, जो अपने अपोनेंट की वाट लगा देती है, जो शायद जान सकता है उनकी कर्ज टेक्निक के बारे में, जो है मैनिपुलेटिव क्रोज, जो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। पर यह बात उन्हें खुद भी पता थी, जिस वजह से वो ट्रेनिंग करती रही और अपने आप को और पावरफुल बनाया, जिसके साथ वो अपनी कर्ज टेक्निक के बिना भी लड़ सकती थी। वैसे ऐसा ही कुछ होता दिखता भी है जहाँ पर वो माफ़ी मांगता है इससे। पर अभी मई की बातें ख़त्म नहीं हुई, तो अगर उनकी बातें कंटिन्यू करें तो उन्होंने एक चीज़ मान ली थी कि सोर्सर की ट्रू वैल्यू सिर्फ उसकी टेक्निक नहीं होती, पर हाँ काफ़ी हद तक वो अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है और अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ और इम्प्रूव नहीं कर सकती। जिसके बाद उन्होंने एबिलिटी डेवलप की अपनी शक्ति को एनहेंस करने का कर्ज एनर्जी के साथ, जिस सब ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। पर एक बार फिर से अपनी टेक्निक को समझने के बाद वो पूरी तरह से तैयार हो पाई और बन पाई एक ग्रेड 1 की सोर्सर। तो अपने इस भाषण के बाद वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। पर उनके लिए किसी की ज़िंदगी का मापक इससे तय होता था कि वो सामने वाला इनके लिए कितना वैल्यूएबल है। और इसके अलावा इसने भी कई लोगों की जान ली है, जिस वजह से इसकी वैल्यू इनकी नज़र में काफ़ी कम होती है। तो अगले पल उनकी कुल्हाड़ी घूमकर उसको लगने वाली होती है। अब साथ ही इतादोरी ने भी वेल इम्प्लीमेंट करने वाले टूल को तोड़ दिया, जिससे वो वेल हट जाती है। पर अगर हम इनों का जोड़े तो इन तीनों ने 3 वेल टूल को तोड़े हैं, पर सिर्फ सोर्सर को बाहर रखने वाली वेल हटी है, बाकी क्यों नहीं हटी। जहाँ वो दोनों बाकी सिर्फ डमीज हो सकती है, जिस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो इंसान और गोजू सेंसे अभी भी वेल के अंदर ही रहेंगे, वो वाली वेल अब तक नहीं हटी। तो खैर इन्हें बहुत सारे सवाल जवाब पूछने, पर ये बेहोश है और इन्हें बढ़ना चाहिए इनोसान की तरफ। जहाँ तभी मेगुमी देखता है इनोसान को बिल्डिंग के ऊपर से गिरते हुए, जिसको बचाने के लिए इस्तेमाल करता है वो अपने शिनिगामी का, जिनको बचाने के लिए उस तरफ बढ़ता है इतादोरी भी। जहाँ फुशिकिरो के कर्ज के हाथ से वो छूट जाते हैं, जिनको फिर बाद में पकड़ता है इतादोरी। तो जिसने उन्हों को मारा है उसने शरीर चुराया था फुशिकिरो के पापा का, जो पूछता अपनी ग्रैनी से कि अब आगे क्या करेंगे। वेल हट चुकी है, पर तभी अगले पल उसको कुछ होने लग जाता है। पर इससे अनजान ग्रैनी उसको कहती है कि गोजू अभी भी आज़ाद नहीं हुआ और तुम्हें वैसे नीचे जाकर बाकी सोर्सर्स को मारना चाहिए। पर वो पोता अपनी दादी की नहीं सुनता, क्योंकि वो कौन होती है इसको ऑर्डर देने वाली, जिससे वो घबरा जाती है, क्योंकि वो सिर्फ बॉडी की इन्फॉर्मेशन चैनल करती है अपने कर्ज के साथ, और ऐसे ही हादसों से बचने के लिए वो सोल की इन्फॉर्मेशन को चैनल नहीं करती। पर ये कैसे हुआ जो वो खुद भी नहीं जानता, पर वो मानता है कि उसका शरीर थोड़ा स्पेशल है और उसके शरीर के अगेंस्ट इस बंदे का सोल कम्पीट नहीं कर पाया। और वो आगे रिपीट करता है इस दादी अम्मा की बातें, अच्छा सॉर्सर्स को मारना, और तुम भी तो सॉर्सर हो, जिसके साथ ही उस दादी को टपका देता है। तो वैसे आगे हम देख पाते हैं माकी को, जो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन का सामना कर रही होती है, जहाँ इनके ये दद्दू जी काफ़ी ज़्यादा चिल में कर रहे होते हैं। खैर तो ये आगे भेजती है कुकेसाकी को, तो जो दोनों वेल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और आगे इनो की हालत काफ़ी ख़राब होती है। हाँ बस लेकिन वो मरता नहीं। जहाँ इतादोरी उनको सबक सिखाना चाहता है, पर फुशिकिरो हालत को समझते हुए इतादोरी को शांत रहने के लिए कहता है और फैसला करता है खुद की वो लेके जाएगा इनो को वेल से बाहर की ओर। जिस पर इतादोरी कहता है कि वो जाएगा वापस वेल के अंदर स्टेशन की तरफ, जिस पर थोड़ी चिंता होती है फुशिकिरो की उसके अकेले स्टेशन जाने को लेकर। पर इसके साथ ही दोनों अलग अलग रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। तो वैसे आगे मई ने मार दिया उस शख्स को, और आगे बढ़ते हुए काफ़ी तक खुश है कि अब उसका एक फेवर होगा गोजू सतारू के ऊपर। तो खैर इसके अलावा जहाँ कुगासाकी और नीता बढ़ रहे होते हैं वेल से बाहर की तरफ, तो उन्हें दिखता है एक शख्स जिसने अभी भी मारा था इनके कोऑर्डिनेटर को। तो जहाँ वैसे कुगासाकी कहते हैं नीता चैन को छुपने के लिए, और बढ़ती है इसके ऊपर, जहाँ वो अपनी तलवार फेंक के मारता है कुगासाकी की ओर, और वो उसको डॉज कर लेती है अपने हथौड़े के साथ, जहाँ उसका घमासान मुकाबला होता है उसके साथ। पर उसकी गिरी हुई तलवार उसकी बात मानती है और वो भी आगे बढ़ती किसी और, जो पीछा कर रही होती है नीटा का, जिस पर कुगासाकी भी लड़ रही होती है उस शख्स से, और वो अपने हथौड़े में कुछ कर्ज एनर्जी से एम्बेडेड कील्स फेंकती है उसके ऊपर। तो खैर आगे भागती हुई नीटा सान के पैरों पर वो तलवार खुद ब खुद वार करती है, और जिसकी तरफ वो साइको किलर भी भागते हुए जाता है, जिसका पीछा करते हुए कुगासाकी को भी दिखती है जख्मी हुई नीटा, जो वैसे वहाँ भागता हुआ जाता है और नीटा के पेट पे एक लात मारता है, जिस पे वार करने जाती है कुगासाकी, और देखते उसके हाथ में उसकी तलवार वापस आ गई, जो कि गिरी हुई थी पीछे की तरफ, जिसको देखते हुए पीछे हटके उसके वार को काउंटर करते हुए वो वार करते अपने कीलों के साथ, जिसको वो शख्स काफ़ी अच्छी तरह से काउंटर कर लेता है।
पर उसके काउंटर करने के वजह से वो कीले छत पर लगती है और वहाँ की छतें ढहकर नीचे गिरने लग जाती है, जिसकी उसे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं होती। जिस पर कोगासाकी चिंता करते नीता की, और तभी वो तलवार खुद ब खुद उड़ती हुई आती है और एक घूसा लगाती है कोगासाकी के चेहरे पर, जिससे उसकी नज़रें धुंधला सी जाती है और वो कुछ भी सही से नहीं समझ पाती, या यूं कहें कि उसके सेंसेस काफ़ी ज़्यादा डल हो जाते हैं और वो सही से अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पाती। जहाँ ये इन दोनों की इस हालत के मज़े ले रहा है और सोच रहा है कि किसको पहले मारा जाए, जहाँ कोगासाकी अभी भी कुछ ना कुछ उससे पूछ रही होती है और उसके सवालों का जवाब उसके पास ठीक ठाक तरीके से नहीं होता। उसे जो पता होता है वो ये होता है कि इसे सिर्फ इन दोनों के मज़े लेने हैं। जहाँ पीछे से नीटा भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पीछे तलवार घुसा देता है और उस तरह से कई सारे और वार करता है वो नीटा के ऊपर और उसको तड़पा रहा होता है, जिस पर वो ननामी सान एंट्री मार रहे होते हैं। पर खैर इस सबसे जूझती हुई सी कोगासाकी दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में लग जाती है, पर उसके सेंसेस उसका साथ पूरा पूरा नहीं दे रहे होते और उसके वार बिल्कुल भी उसको छू तक नहीं पाते। जहाँ वो उसको काफ़ी आसानी से गिरा देता है, पर फिर भी कोगासाकी हार नहीं मानती। पर इस लड़ाई में शायद वो जीत ही जाता, जहाँ अगले वार से वो चोट पहुंचाने वाला था कोगासाकी को, लेकिन तभी वहाँ पर ननामी पहुंचते कांच तोड़ते हुए, जिससे उसका ध्यान उनकी तरफ जाता है और वो लात मार के कोगासाकी को पीछे हटा देता है, क्योंकि अब वो इंटरेस्टेड है मारने में ननामी को। पर जहाँ ननामी अपनी टाई खोलकर अपने हाथ पे लपेट लेते हैं और एक कमाल के अंदाज से आगे बढ़ रहे होते हैं, जो कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, मैंने यहाँ एक लड़के को बंदी बनाए रखा है। पर तभी लड़की वहाँ से गायब हो चुकी होती है, जो घसीटते घसीटते सी एस्केलेटर से भाग चुकी होती है। जहाँ ननामी उसे नज़दीक पहुँच कर उसे कहते हैं कि तुम्हारे साथ साथ और कितने लोग हैं और तुम्हारी लोकेशन का है। जिन बातों को इग्नोर करते हुए वो अपनी तलवार से वार करता है ननामी के ऊपर और एक लात मारता उनके पेट पर उसे ननामी टस से मस तक नहीं होते, ना ही उसकी तलवार ने उन पर कोई असर किया होता है। जहाँ वो दोबारा पूछते हैं तुम कितने लोग यहाँ पर हो और तुम्हारी लोकेशन कहाँ है, जिस पर वो डरता हुआ सा कहता है मुझे नहीं पता। पर तभी एक वार होता है ननामी का उसके चेहरे के ऊपर, जिस वार से लुढ़कता हुआ सा वो आगे बढ़ता है और समझ पाता है ये उसके बस का नहीं, उसे यहाँ से भागना होगा। पर तुरंत ही उसके पास पहुंच जाते हैं ननामी और उसकी चोटी पकड़कर उसको वहीं रोक लेते हैं और पूछते हैं वही सवाल, तुम कितने लोग हो और कहाँ पर हो। जिस पर वो दोबारा कहता है मुझे नहीं पता और उस पर एक और वार लगता है ननामी का। तो जिस पर वो वहाँ गिरा होता है उसकी तलवार बढ़ते ननामी के ऊपर वार करने के लिए, जिसको काउंटर कर देती है कोगासाकी। और वहाँ गिरे हुए शख्स को दोबारा उसे गर्दन से पकड़ कर उठाते हैं ननामी और पूछते हैं, यहाँ पहुँचते उन्होंने देखे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर को मरा हुआ, तो क्या ये सब उसी ने अकेले किया है। जिसमें हामी भरते हुए वो सिर्फ ये कह पाता है मुझे माफ़ कर देना। जिस पर ननामी उसको उसके गर्दन से छोड़ देते हैं और नीचे गिरने से पहले एक वार करते हैं अपने कर्ज एनर्जी के साथ, जिससे वो सब कुछ तोड़ता हुआ सा वहाँ से बाहर जाके गिरता है दूसरी बिल्डिंग के अंदर, जिसको देख कर समझ पाते कोगासाकी फर्स्ट ग्रेड के लोगों को। तो आगे ननामी उसको कहते हैं नीता के साथ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और इसके अलावा मेई मिल पाती है गेटो से, जिसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होता है कि ये जिंदा कैसे है, क्या सतारू ने इसको मारा नहीं है, या गेटो या गोजू साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं। तो शायद नहीं, क्योंकि अगर गोजू चाहता तो सबको काफ़ी आसानी से मार सकता था, तो ऐसा ढोंग करने का कोई भी फायदा नहीं है गोजू के लिए। जिस पर वो अंदाज़ा लगाती है कि ये गेटो नकली है। पर तभी वो इस्तेमाल करता है स्मॉल पॉक्स डाइटी का, जो एक स्पेशल ग्रेड का कर्ज है, और ये उसके कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक है जो बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो क्या वो असली है? तो जिस स्पेशल ग्रेड के कर्ज को उसके सामने छोड़कर वो आराम करने निकल जाता है, तो क्या मैं उसको हरा पाएगी? क्योंकि अगले पल ही ये कर्ज इस्तेमाल करता है डोमेन का, जिसके साथ ही अपने डोमेन में वो सील कर देता है मे को एक कॉफिन के अंदर और ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान उनके ऊपर गिरा देता है। पर जिस सबको भी काट कर मे ही बाहर निकल जाती है और इस फाइट और इस पल को एंजॉय करती है। तो खैर आगे तादोरी बढ़ रहा होता है गोजू सतारो की ओर। तो खैर आगे कोगासाकी और नीता से बात करते हैं ननामी और उन्हें बताते हैं पूरे सिचुएशन के बारे में, जिसके बाद उन्हें वो कहते हैं यहीं रुकने के लिए और रेस्क्यू होने का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि वो और जैन क्लैन के शख्स को लेकर वो बढ़ रहे हैं आगे गोजू की ओर। क्योंकि अगर कोगासाकी उनके साथ गई तो वो इन्हें कमज़ोर कर देगी, जिसके वजह से उसे यहीं रुकना पड़ेगा। तो आगे बढ़ रहा है तादोरी भी, जिसके सामने आता है ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल करने वाला शख्स, जो बदला लेना चाहता है तादोरी से अपने भाइयों का। तो वो तादोरी को देखते ही उसके बारे में टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहा होता है। तो क्या होगा आगे? क्या तादोरी उसका सामना कर पाएगा या जीत इसकी होगी? जानने के लिए हम देखते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सरे को, मतलब प्रीव्यू को, जो काफ़ी धुंधला बनाया गया है। तो अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा लेट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी तादोरी को उसके सामने, जिसके बहुत सारी टेक्निक और आने वाली है, जो शायद अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से ब्लेड जैसी चीज़ें ही बना सकता है, जिसका सामना करने में काफ़ी मुश्किल होने वाली है तादोरी को। और आखिर में लग रहा है उसने चोट भी खाई है। तो क्या सुकाना को यहाँ आना पड़ेगा या फिर तादोरी काफ़ी है जिसको रिकमेंडेशन मिली है फर्स्ट ग्रेड के सोर्सर होने के तौर पर? तो क्या वो सच में खुद को
फर्स्ट ग्रेड के सोर्सर होने के तौर पर साबित कर पाएगा। जानने के लिए वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो खैर अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 13 में। अपने विचार अपने नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।